आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी से, जो कि है ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले कह रहा है कि वास्कुलर डिजीजेस जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सम ऑफ द मोस्ट कॉमन और लीथल कंडीशंस के लिए, जो कि एफेक्ट करती हैं मैनकाइंड को। Although most clinically significant disorders involve arterial lesions, venous pathologies can also wreak havoc. कह रहा है कि वास्कुलर जो डिजीजेस है ना, ये डेवलप करती हैं दो प्रिंसिपल मैकेनिज्म से। एक तो नैरोइंग या फिर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है वेसल के ल्यूमिना की, जो कि या तो प्रोग्रेसिवली होगी जैसे कि फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस में, या ये एक्यूटली होगा फॉर एग्जांपल जैसे थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म से, मतलब ल्यूमन जो है वो नैरो हो रहा है। दूसरा जो है वीकनिंग हो जाती है वेसल की वॉल की, तो उससे डायलेटेशन हो जाएगी और या फिर रप्चर हो जाएगा वेसल का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू वास्कुलर स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का। तो एज अ बैकग्राउंड फॉर डिजीजेज ऑफ द ब्लड वेसल्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन ब्लड वेसल्स का। अब ब्लड वेसल्स जो है ना, ये फंडामेंटली सारी ट्यूब्स होती हैं जो कि स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विथ उनका जो इनर ल्यूमिनल फेस होता है वो कंटिन्यूस लाइनिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल्स के साथ कवर्ड होता है। हाउएवर रिलेटिव अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल सेल और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी करेंगी थ्रू आउट द वास्कुलेचर, और ये डिपेंड करता है यूनिक फंक्शनल नीड्स के हिसाब से, मतलब वो वेरी करेगा। जैसे अब इस 10.1 फिगर में देखिए, इसमें रीजनल वास्कुलर स्पेशलाइजेशन शोन है। आल्दो सारी जो वेसल्स हैं वो शेयर कर रही हैं सेम जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थिकनेस और कंपोजिशन जो है वेरियस लेयर की वो डिफ़र कर रही हैं एज अ फंक्शन ऑफ हीमोडायनामिक फोर्सेस एंड टिश्यू रिक्वायरमेंट, जितनी जहाँ पे है उस हिसाब से उसकी थिकनेस है। ठीक है, वेसल्स की। तो अब कह रहा है कि टू अकोमोडेट द पल्सेटाइल फ्लो, उसको अकोमोडेट करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर को, हमारी जो आर्टीरियल वॉल्स होती हैं वो थिकर होती हैं बनस्पत वेंस के, और इन्वेस्टेड होती हैं सेवरल री इन्फोर्सिंग लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल सेल्स के साथ। ठीक है, मतलब उनमें ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही आर्टरीज जो है वो नैरो होकर आर्टीरियोल्स जहाँ पे बनाती हैं, तो रेशियो जो होता है ना वॉल की थिकनेस का टू द लूमेन डायामीटर वो बढ़ता जाएगा, ताकि वो अलो करे मोर प्रिसाइज रेगुलेशन ऑफ द इंट्रावास्कुलर प्रेशर। मतलब उनमें जाहिर सी बात है ल्यूमेन छोटा हो रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए उनमें और थिकनेस बढ़ती जाएगी। जैसे मतलब आर्टरी से आर्टीरियोल्स बनते जाएंगे। अब वेन्स की बात करें तो वो ऑन द अदर हैंड डिस्टेंडेबल होती हैं, थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं। ठीक है, पतली सी वॉल होगी और उनकी कैपेसिटेंस हाई होती है। तो मैक्सिमल डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने के लिए कैपिलरीज जो होती हैं वो इसेंशियली सिंगल सेल लाइनिंग होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोथेलियल सेल्स की, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रही हैं। मतलब वो एंडोथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रहे होंगे और सिंगल सेल लाइनिंग होगी। कैपिलरीज की बात हो रही है। अब सिंस वेरियस वेसल्स जो हैं उनका यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि सर्टेन लीजन्स कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व करती हैं सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द वास्कुलेचर को। फॉर एग्जांपल जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादातर मेनली लार्जर और जो हमारी मस्कुलर आर्टरीज हैं उनमें होता है, जबकि हाइपरटेंशन हमारी स्मॉल आर्टरियोल्स को अफेक्ट करता है। और स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वास्कुलाइटिस जो है वो सिलेक्टिवली इन्वॉल्व करता है हमारी वेसल्स को ओनली ऑफ अ सर्टेन कैलिबर। वेसल्स की वॉल जो है अब वो ऑर्गेनाइज हुई है 3 कंसेंट्रिक लेयर्स में। एक उनमें इंटिमा होता है, देन मीडिया एंड तीसरा एडवेंटिशा। देखिए इस फिगर में भी हमें नज़र आ रहा है कि बाहर वाली एडवेंटिशा होती है, बीच में ये मीडिया होगा और ये अंदर वाला इंटिमा है। तो ये जो लेयर्स है ना, ये सारी वेसल्स में मौजूद होती हैं, लेकिन लार्जर वेसल्स में और पार्टिकुलरली हमारी जो आर्टरीज इनमें ज़्यादा अपेरेंट होता है। इंटिमा जो इनर वाली है वो एंडोथेलियल सेल्स मोनोलेयर की बनी होती है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगे विथ मिनिमल अंडरलाइंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब उनमें कम होगा, थोड़ा होगा। और ये सेपरेट हुई भी होंगी मीडिया से बाय अ डेंस इलास्टिक मेम्ब्रेन की मदद से, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इलास्टिक लेमिना। ठीक है, तो इस फिगर को देखिए और मैं आपको एक्सप्लेन कर दी जाती हूँ कि ये जो है इंटरनल इलास्टिक लेमिना की मदद से ये सेपरेट हुआ है मीडिया से। कौन सा? इंटिमा और मीडिया आपस में इसकी मदद से सेपरेट हुए हैं। अब मीडिया जो है इसको देखें तो ये कंपोज हुआ है प्रीडोमिनेंटली स्मूथ मसल सेल्स का और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ सराउंड हुआ है, नर्व फाइबर्स के साथ और स्मॉलर वेसल्स ऑफ द एडवेंटिशा के साथ। इसके अलावा एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना भी प्रेजेंट होती है कुछ आर्टरीज में। ठीक है, और ये डिफाइन करता है ट्रांजिशन बिटवीन द मीडिया एंड एडवेंटिशा। ठीक है, वो मीडिया और एडवेंटिशा के दरमियान की वो ट्रांजिशन होती है। डिफ्यूजन ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की हमारे ल्यूमन में से जो होता है, ब्लड वेसल्स के ल्यूमन में से, वो एडिक्वेट होता है टू सस्टेन द थिन वॉल्ड वेसल्स एंड इनर मोस्ट स्मूथ मसल सेल्स ऑफ ऑल वेसल्स।
ठीक है। अब लार्ज और जो मीडियम साइज़ की वेसल्स होती हैं, लार्ज और मीडियम साइज़ की, ये वेन्स है, ये आर्टरीज है, तो उनको जो है ना हाउएवर हमारे ये स्मॉल आर्टीरियोल्स होते हैं ना, जो कि एडवेंटिशा के अंदर होंगे, जिनको हम वाजा वेजोरम कहते हैं, यानी कि जिनका मतलब है वेसल्स ऑफ द वेसल्स, तो वो परफ्यूज़ करेंगी आउटर हाफ को और 2/3 ऑफ द मीडिया को। ठीक है, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है वास्कुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आर्टरीज जो है वो डिवाइड हुई हैं 3 तरह की, बेस्ड करता है उनके साइज़ पे और स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले लार्ज आर्टरीज होती हैं, तो फिगर को भी आप लोग देखते जाएं। लार्ज आर्टरीज जो होती हैं इनमें हमारे पास आ जाता है एओर्टा आ गया, आर्क वेसल्स, इलियक और हमारी पल्मोनरी आर्टरीज। अब ये जो वेसल्स होती हैं ना, इनमें जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो अल्टरनेट करते हैं स्मूथ मसल्स के साथ थ्रू आउट द मीडिया में। ठीक है, इसमें मीडिया में स्मूथ मसल के साथ वो अल्टरनेट करेगा, जो कि एक्सपेंड करेंगे सिस्टली के दौरान। ठीक है, यानी स्टोर करेंगे सम ऑफ द एनर्जी ऑफ ईच कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंड करेंगे और फिर रिकॉइल करेंगे जब डायस्टली हो जाएगी, ताकि ये मतलब ब्लड को जो है ना डिस्टली नीचे की तरफ प्रोपेल करे। ठीक है, अब जैसे ही एज बढ़ती जाती है या डिजीज़ होती हैं किसी को, जैसे डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, तो अब ये इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाएगी और वेसल्स है ना वो स्टिफ पाइप की तरह की हो जाएंगी। तो अब ये ट्रांसमिट करेंगी हाई आर्टीरियल प्रेशर को हमारे डिस्टल ऑर्गन्स की तरफ, या फिर यही वेसल डायलेटेड हो जाएंगी, डायलेटेड और टॉर्चुअस हो जाएंगी, यानी एक्टेटिक हो जाएंगी और रप्चर को प्रोन होंगी। ठीक है, दूसरी अब हमारे पास आ जाती है मीडियम साइज़ की मस्कुलर आर्टरीज। अब ये इनमें कौन सी होती है, एक हमारी कोरोनरी इसकी एग्जांपल है, और रीनल आर्टरीज। इनका जो ये मीडिया होता है ये कंपोज होता है प्राइमरीली स्मूथ मसल सेल्स का, विद द इलास्टिन जो होगा ना इसमें वो लिमिटेड होगा टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। ठीक है, वहाँ तक सिर्फ उसमें इलास्टिन होगा, इंटरनल में और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना में। अब मीडियल हमारे जो स्मूथ मसल सेल्स होंगे वो सर्कुलरली या फिर स्पायरली इस तरह अरेंज्ड होंगे अराउंड द लूमेन, और रीजनल जो ब्लड फ्लो होगा वो रेगुलेट होता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इसको कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, और रिलैक्सेशन की वजह से यानी वेजो डायलेशन से, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है और हमारे लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स से, जैसे कि एसिडोसिस से फॉर एग्जांपल। तो एंडोथेलियल सेल्स भी जो है ना वो मॉड्यूलेट करते हैं आर्टीरियल स्मूथ मसल की टोन को। एंडोथेलियल सेल्स फॉर एग्जांपल जैसे वो मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करेंगे जो कि हमारा वेजोडाइलेशन करवाएगा, या फिर एंडोथेलिन रिलीज़ करेंगे जो कि वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करवा देगा। ठीक है, अब तीसरी टाइप आ जाती है हमारे पास स्मॉल आर्टरीज। ठीक है, तो इनमें हमारे पास ये 2 मिलीमीटर या उससे भी कम डायमीटर की होती हैं, और इसके अलावा आर्टीरियोल्स भी हमारे पास स्मॉल आर्टरीज की ही एग्जाम्पल है, जो कि 20 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। तो ये जो है ना कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ऑर्गन में लाई करती है। कनेक्टिव टिश्यू में मीडिया जो है इस तरह की वेसल्स का वो मोस्टली स्मूथ मसल सेल्स का बना होता है। आर्टीरियोल्स होंगे जहाँ पे ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस जो है वो रेगुलेट करनी होती है। ठीक है, अब जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करता है ना ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द आर्टीरियोल, जैसे मतलब वो पास करेगा आर्टीरियोल से, तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी ब्लड फ्लो की शार्पली कम हो जाएगी और फ्लो जो है ना वो उसका बिल्कुल स्टेडी हो जाएगा रादर देन पल्सटाइल, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है फ्लूइड के फ्लो को वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 4th पावर ऑफ द डायामीटर। हमें पता है दैट इज़ के मतलब अगर हम हाफ कर दें डायामीटर को तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 16 फोल्ड बढ़ जाती है। तो अब स्मॉल चेंजेस आर्टीरियोलर लूमेन के साइज़ में प्रोफाउंड इफेक्ट्स देते हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ये बातें आपने समझ लेनी है। उसके बाद बची कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के लूमन होता है, डायमीटर जो है उसका वो स्लाइटली जो है वो स्मॉलर होता है बनस्पत रेड ब्लड सेल्स की, यानी 7 to 8 माइक्रोन मीटर होगा। अब ये वेसल्स जो है ना हमारे एंडोथेलियल सेल्स के साथ लाइन हुई हुई होती है, ये पार्शली सराउंड होती है स्मूथ मसल लाइक सेल के साथ, जिनको हम पेरीसाइट्स कहते हैं। कलेक्टिवली हमारे कैपिलरी बेड्स जो होते हैं वो वेरी लार्ज टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के उनके पास होता है, और इनका जो है ना लो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है। अब इनकी थिन वॉल्स के साथ और स्लो फ्लो के साथ कैपिलरीज आइडियली सूटेड होती हैं कि इनमें रैपिड एक्सचेंज हो डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस का ब्लड और टिश्यू के दरमियान। अब हमारा कैपिलरी जो नेटवर्क है मोस्ट टिश्यूज़ का वो नेसेसरीली वेरी रिच होता है, क्योंकि जो डिफ्यूजन है ना ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती बियॉन्ड द 100 माइक्रोमीटर।
मेटाबॉलिकली एक्टिव जो टिश्यूज़ हैं जैसे हार्ट हो गया, तो उसमें हाईएस्ट कैपिलरी डेंसिटी होती है, कैपिलरी ज़्यादा होती है वहाँ। नेक्स्ट वेन्स हैं, तो वेन्स जो है ना वो रिसीव करती हैं ब्लड को फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स एज अ पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स की तरह, ठीक है, इस तरह और फिगर में बना हुआ है, जो कि अनास्टोमोस करेंगी और बनाएंगी कलेक्टिंग वेन्यूल्स, ठीक है, कलेक्टिंग वेन्यूल्स बना के और ये प्रोग्रेसिवली लार्जर वेन्स बना देंगी। तो वास्कुलर लीकेज यानी इडीमा और ल्यूकोसाइट की एमिग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इन्फ्लामेशन में, जो कि प्रेफरेंशियली पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स पे ही होता है। अब कंपेयर करें अगर हम आर्टरीज के साथ एट द सेम लेवल ऑफ ब्रांचिंग, तो कंपैरिजन के हिसाब से वेन्स का जो डायमीटर है ना वो लार्जर होगा। देखिए इसको कंपेयर करें, दोनों को साथ साथ देखें तो इसका जो डायमीटर होता है वो लार्जर होता है वेन्स का, ल्यूमिना भी इसका लार्जर होगा और थिनर वाल्स होंगी लेस डिस्टिंक्ट लेयर्स के साथ, ठीक है। और सारी जो अडाप्टेशन होती है ना टू द लो प्रेशर वो फाउंड होती हैं ऑन द वीनस साइड ऑफ द सर्कुलेशन। थस वीन्स हमारी जो है ज़्यादा प्रोन होती है टू डायलेशन और इसमें एक्सटर्नल कंप्रेशन और पेनिट्रेशन बाय द ट्यूमर्स या फिर इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस। वेन्स में जहाँ पे ब्लड का फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो, जैसे कि हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़, वहाँ पे जो है ना बैक फ्लो प्रिवेंट होता है वाल्व्स की मदद से। कलेक्टिवली हमारा वीनस सिस्टम जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज कैपेसिटेंस होती है और नॉर्मली इसमें अप्रोक्सीमेटली 2/3 हमारा ब्लड मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक्स। तो लिम्फेटिक थिन वॉल्ड होते हैं, एंडोथीलियम लाइन चैनल होते हैं जो कि लिम्फ को ड्रेन करते हैं, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और इन्फ्लामेटरी सेल्स को फ्रॉम द इंटरस्टिशियम ऑफ द टिश्यू से लेके और इवेंचुअली ये रिकनेक्ट करेंगे ब्लड स्ट्रीम के साथ विया द थोरेसिक डक्ट। अब लिम्फेटिक्स जो है ना ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को और इन्फ्लामेटरी सेल्स को पेरिफेरी से लिम्फ नोड की तरफ, और देर बाय ये फैसिलिटेट करती है एंटीजन प्रेजेंटेशन को और सेल की एक्टिवेशन करवाएगी नोडल टिश्यूज़ में और इनेबल करेगी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पेरिफेरल टिश्यूज़ की फॉर द इन्फेक्शन। This can be a double-edged sword, however, as these channels can also disseminate the disease by transporting microbes or tumor cells to the distant sites. अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ द एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियम एक कंटिन्यूस शीट होती है सेल्स की जो कि लाइन करते हैं हमारे इंटायर वास्कुलर ट्री को और रेगुलेट करते हैं मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल फंक्शन, ठीक है, जिस तरह हमने 10.1 में भी देखा, सॉरी इस टेबल में भी देख लें। तो एंडोथेलियल सेल की प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कि ये मेंटेन करता है परमेबिलिटी बैरियर को, ठीक है। दूसरा ये एंटीकोगुलेंट को भी इलेबोरेट करेगा, एंटी थ्रोम्बोसाइटिक और फिब्रिनोलाइटिक रेगुलेटर्स को। तो इससे रिलेटेड कौन से मीडिएटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है? एक प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोमोडिलिन, हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसके अलावा ये इलेबोरेशन करता है प्रोथ्रोम्बोटिक मॉलिक्यूल्स की, जैसे वॉन विली ब्रांड फैक्टर, टिश्यू फैक्टर, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इनहिबिटर। उसके अलावा एंडोथेलियम जो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की भी प्रोडक्शन करता है, जिसमें कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेंस आ जाते हैं। ये मॉड्यूलेशन भी करता है ब्लड फ्लो की और वास्कुलर रिएक्टिविटी में भी रोल है, यानी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स में एंडोथेलियन और एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और वेजोडाइलेटेड में नाइट्रस ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन। अब इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी को कैसे रेगुलेट करता है? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, कीमोकाइंस। इसके अलावा VCAM1 और ICAM1 जो एडेन मॉलिक्यूल्स हैं, ई सिलेक्टिन, टी सिलेक्टिन, ये भी प्रोड्यूस करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजेंस भी। सेल ग्रोथ की रेगुलेशन में ये ग्रोथ फैक्टर जैसे प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगा और ग्रोथ इनहिबिटर्स में हेपेरिन एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। एंड लास्टली ये LDL की ऑक्सीडेशन में भी एंडोथेलियम रोल प्ले करती है। उसके बाद कह रहे हैं कि रेस्टिंग एंडोथेलियल सेल्स जो है वो नॉन थ्रोम्बोजेनिक ब्लड टिश्यू इंटरफेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन को भी मॉड्यूलेट करते हैं और इसके अलावा इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को और बिहेवियर अदर टाइप ऑफ द सेल्स को, उनको मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, पार्टिकुलर जो स्मूथ मसल सेल्स है। तो ये चीज़ें हम थर्ड ईयर में 3rd चैप्टर में पढ़ के आए हैं। उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट रीजन्स में हमारे जो इंटर एंडोथेलियल जंक्शंस होते हैं ना वो नॉर्मली इम्परमेबल होते हैं, ठीक है। हाउएवर यही जंक्शन जो है वो ओपन हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीमोडायनेमिक स्ट्रेस जब हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जब हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर जो है जब वेजो एक्टिव एजेंट्स हों जैसे हिस्टामिन,
या इन्फ्लामेशन में अगर हो तो मतलब ये जंक्शंस खुल जाते हैं, या फ्लडिंग हो जाए, मतलब इनसे फिर क्या होगा, जो फ्लडिंग हो जाएगी एडजेसेंट साथ वाले टिश्यूज़ की इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ। अब वैक्यूलर ट्रांससाइटोसिस जो है ना, ये भी परमिट करती है मूवमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स की अक्रॉस द इंटेक्ट एंडोथेलियम। रेलिवेंट टू द पैथोलॉजिक प्रोसेस, हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो है ना, ये आल्सो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं इन द इग्रेस ऑफ द ल्यूकोसाइट्स ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी सेल रिक्रूटमेंट। ये भी हमने इन्फ्लामेशन में पढ़ा हुआ है किस तरह पास करते हैं एंडोथेलियम से। और एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन जो है अंडरलाई करता है डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, डिसफंक्शन से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ऑल्दो एंडोथेलियल सेल्स जो है थ्रू आउट द वास्कुलेचर शेयर करते हैं मैनी एट्रीब्यूट्स, ये फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी शो करते हैं ऑल्सो, और एडाप्टेशंस डिपेंड करता है एनाटॉमिक साइट पे और लोकल इन्वायरमेंटल क्यूज़ पे। थस हमारे एंडोथेलियल सेल पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट है, वो फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वास्कुलेचर में से जो है, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज वेसल्स वर्सेस कैपिलरीज या आर्टरीज वर्सेस वेन्स, तो उनमें डिस्टिंक्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोग्राम्स और बिहेवियर्स हैं। अब फेनेस्ट्रेशन जैसे होल्स जो हैं एंडोथेलियल सेल्स में, ये लाइनिंग में वो हेपेटोसाइट के कॉर्ड्स में पाए जाते हैं, रीनल ग्लोमेरुलाई वाली एंडोथेलियल सेल्स के दौरान उनके दरमियान, और कोरोइड प्लेक्सस जो हैं ये स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं फिल्ट्रेशंस को, ये फेनेस्ट्रेशंस। अब कन्वर्सली हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो उसके एंडोथेलियल सेल्स जो है इन कंजक्शन विद द एस्ट्रोसाइट्स ये कोलैबोरेट करते हैं तो जनरल इम्परमिएबल ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। अब मेंटेनेंस हमारे नॉर्मल नॉन थ्रोम्बोजेनिक एंडोथेलियल सेल की लाइनिंग रिक्वायर करती है लेमिनर फ्लो। ठीक है, सर्टेन ग्रोथ फैक्टर फॉर एग्जांपल जैसे वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, लेमिनर फ्लो भी और ये फैक्टर भी, और फर्म अडेजन टू द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, मतलब वो अडेयर भी होनी चाहिए। तो इस फिगर में देखिए, इसमें जो है 10.2 में बेसल और एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल की स्टेट्स दिखाई गई हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है तो इस पर जो है लेमिनर फ्लो और स्टेबल ग्रोथ फैक्टर्स प्रमोट करेंगे बेसल एंडोथेलियल सेल स्टेट को, ये जो कि मेंटेन करेगा नॉन थ्रोम्बोटिक सरफेस, मतलब मेंटेन रहेगा, और एप्रोप्रिएट वास्कुलर वाल का स्मूथ मसल टोन होगी। ठीक है, अब इंजरी या एक्सपोजर हो जाए किसी सर्टेन मेडिएटर को तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एंडोथेलियल की एक्टिवेशन हो जाएगी और स्टेट आ जाएगी जिसमें एंडोथेलियल सेल्स जो है अडेजिव प्रोकोएगुलेंट सरफेस बना देंगे, और रिलीज फैक्टर्स जो कि लीड करेंगे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और प्रोलिफरेशन हो जाएगी मैट्रिक्स की, और इसके अलावा सिंथेसिस भी होगी मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्रॉमा हो जाए या बाकी इंजरीज जो है वो डीन्यूट करेंगे वेसल की वाल को ऑफ द एंडोथेलियल सेल, टिप द स्केल्स टुवर्ड द थ्रोम्बोसिस और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा, थ्रोम्बोसिस और वेजो कंस्ट्रक्शन। हम एंडोथेलियल सेल्स जो है ना ऑल्सो रिस्पॉन्ड करते हैं वेरियस फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक स्टिमुलाई को बाय मॉड्यूलेटिंग देयर यूजुअल कॉन्स्टिट्यूटिव फंक्शंस एंड बाय एक्सप्रेसिंग न्यू इंड्यूसिबल प्रॉपर्टीज़। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथेलियल एक्टिवेशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड इंड्यूसिबल प्रॉपर्टीज़ ले आएगा तो उसको हम एंडोथेलियल एक्टिवेशन कहेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि इंड्यूसर्स अब जो है एंडोथेलियल एक्टिवेशन के उसमें हमारे पास आ जाते हैं कि बैक्टीरियल कुछ प्रोडक्ट्स, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, हीमोडायनामिक स्ट्रेस की वजह से, और लिपिड प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि रेलिवेंट है टू एथेरोस्क्लेरोसिस, आगे हम देखेंगे। इसके अलावा एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो कि डायबिटिक वास्कुलर इंजरी में इंपॉर्टेंट है, वायरसेस, कॉम्प्लीमेंट और वेरियस मेटाबॉलिक इंसल्ट जैसे हाइपोक्सिया वगैरह, तो ये सब इंड्यूसर्स हैं एंडोथेलियल एक्टिवेशन के, जो भी हमने फिगर में भी देखे। एक्टिवेटेड अब एंडोथेलियल सेल्स जो हैं उनकी शेप में चेंजेस आएंगे, वो अडेजन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ साइटोकाइंस और कीमोकाइंस बनाएंगे, ग्रोथ फैक्टर्स बनाएंगे, प्रो कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट फैक्टर और होस्ट ऑफ अदर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। ठीक है, सारे जो हैं प्रेजुमेबली इंटेंडेड हैं कि ये रिस्पॉन्ड करेंगे टू द ओरिजिनल स्टिमुलस। कुछ अब ये जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रैपिड होते हैं जो कि तकरीबन मिनट्स में हो जाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं और न्यू प्रोटीन सिंथेसिस से इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एंडोथेलियल का कॉन्ट्रैक्शन जो कि हिस्टामिन से इंड्यूस होती है, तो मतलब वो उस पर डिपेंड करती है ना कि हिस्टामिन होगा तो ही एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो कुछ मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी जो है इस तरह के रिस्पॉन्सेज वो इन्वॉल्व करते हैं कि अल्ट्रेशन आ जाए जीन में और प्रोटीन के एक्सप्रेशन में, और ये दिन लग सकते हैं इसमें मिनट्स लगे तो दिन भी लग सकते हैं कि मतलब डेवलप हो या अबेट हो। तो अब एक्सपोजर एंडोथेलियल सेल्स का टू द हाई लेवल ऑफ द स्टिमुलाई फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड के लिए करवाएगा एंडोथेलियल डिसफंक्शन,
जिसमें क्या होता है कि इम्पेयर्ड एंडोथेलियम डिपेंडेंट वेजोडाइलेशन हो जाएगी, हाइपर कोएगुबल स्टेट आ जाएगी और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। डिसफंक्शनल एंडोथेलियम जो है ना वो थ्रोम्बोसिस भी इनिशिएट करवा सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करेगी, या फिर ये वास्कुलर लीजन्स की फॉर्मेशन में जो है कंट्रीब्यूट करेगी ऑफ द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। ठीक हो गया। अब एंडोथेलियल सेल्स के बाद आ जाएं अगले पे हमारे स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स पार्टिसिपेट दोनों में करते हैं, नॉर्मल वास्कुलर रिपेयर में भी और पैथोलॉजिक प्रोसेसेस में, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जब ये स्टिमुलेट होते हैं वेरियस फैक्टर्स से तो स्मूथ मसल सेल्स जो है ना वो फॉलोइंग करेंगे। एक तो प्रोलिफरेट करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कोलेजन को अप रेगुलेट करेगा, इलास्टिन को भी, और प्रोटीओग्लाइकोन की प्रोडक्शन को भी अप रेगुलेट करेगा। इसके अलावा नंबर 3 ये ग्रोथ फैक्टर्स को एलिबरेट करेगा और साइटोकाइंस को। तो हमारे स्मूथ मसल सेल्स जो है ना ये भी जो है वेजो कंस्ट्रक्शन को मेडिएट करेंगे या वेजो डायलेशन को, जो कि इन रिस्पॉन्स टू द फिजियोलॉजिक या फार्माकोलॉजिक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होगा। माइग्रेटरी और प्रोलिफरेटिव एक्टिविटीज़ हमारे स्मूथ मसल सेल्स की न्यूमरस फैक्टर्स से रेगुलेट होती हैं। अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो ग्रोथ फैक्टर्स हमारे पास है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, एंडोथेलिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जैसे कि इंटरफेरोन गामा, इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, अब फैक्टर्स जो मेंटेन करते हैं स्मूथ मसल सेल्स को क्विएसेंट स्टेट में, यानी कि वो कोई भी एक्टिविटी शो ना करे, वो है हमारे पास हेपेरिन सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा। ठीक है, ये फैक्टर्स भी याद रखने। तो समरी देखें तो हमने देखा वास्कुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन, सारी वेसल्स हमने कहा लाइन हुई हुई है एंडोथेलियम के साथ। हाल तो सारे जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो सर्टेन होमियोस्टेटिक प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। एंडोथेलियल सेल्स जो है स्पेसिफिक वास्कुलर बेड्स में उनके स्पेशल फीचर्स हैं जो अलो करता है टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स हैं वो रीनल ग्लोमेरुलाई में पाए जाते हैं। फिर हमने कहा कि रिलेटिव जो स्मूथ मसल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो का कंटेंट है वेसल के वॉल में, फॉर एग्जांपल आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में, ये वेरी करेगा हीमोडायनेमिक डिमांड्स के हिसाब से, यानी प्रेशर के हिसाब से, पल्सेटिलिटी के हिसाब से और फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोथेलियल सेल का जो फंक्शन है वो टाइटली रेगुलेट होता है दोनों बेजल से और एक्टिवेटेड स्टेट से। वेरियस फिजियोलॉजिक और पैथोफिजियोलॉजिक स्टिमुलाई इंड्यूस करवाएंगे एंडोथेलियल एक्टिवेशन, और डिसफंक्शन जो है वो अल्टर करेगा एंडोथेलियल सेल के फिनोटाइप को। फॉर एग्जांपल जैसे प्रो कोएगुलेटिव वर्सेस एंटी कोएगुलेटिव, प्रो इन्फ्लामेटरी वर्सेस एंटी इन्फ्लामेटरी, नॉन एडेसिव वर्सेस एडेसिव। दैट्स इट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द कंजेनाइटल एनॉमलीज। Although rarely symptomatic, unusual anatomic variants of the blood vessels can cause complications during surgery, as may occur when a vessel in an unexpected location is injured. ठीक है, यानी इस तरह के जो अनयूजुअल एनाटॉमिक वेरिएंट्स हैं जब स्पेशली इंजर हो जाए अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे तो ये कॉम्प्लिकेशन करवा सकता है। तो कार्डियक सर्जन्स वगैरह जो है और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट ये आल्सो जो है फेमिलियर होने चाहिए कोरोनरी आर्टरी वेरिएंट्स के साथ, जो कि 1 to 5% ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं इस तरह के वेरिएंट्स। ठीक है, अनयूजुअल एनाटॉमिक वेरिएंट्स वेसल्स की। ठीक है, अब अमंग द अदर कंजेनाइटल वास्कुलर एनॉमलीज 3 जो हैं वो डिजर्व करती हैं फर्दर मेंशन। सबसे पहला है बेरी एन्यूरिज्म्स। ये असल में थिन वॉल्ड आर्टीरियल आउट पाउचेस होती हैं। ठीक है, तो इस फिगर को आप लोग देखिए साथ साथ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होती है। ये असल में बेरी एन्यूरिज्म जो है ये थिन वॉल्ड आर्टीरियल आउट पाउचेस होती हैं हमारी सेरिब्रल वेसल्स में, क्लासिकली एट द जो ब्रांच पॉइंट होता है ना वहाँ पे अराउंड द सर्कल ऑफ विलिस। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, सॉरी ये मतलब जो है ना जहाँ पे आर्टीरियल मीडिया होता है ना वहाँ पे होगा, जो कि कंजेनाइटली एटीनुएट हो जाता है और स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो सकता है और ये फैटल इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज करवा सकता है। ठीक हो गया। दूसरा है आर्टीरियो वेनस फिस्टुला। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं आर्टरीज और वेन्स के दरमियान जो कि इंटरवीनिंग कैपिलरी बेड के बगैर होंगे, बीच में कोई कैपिलरी बेड ही नहीं है। अब ये ज़्यादातर कॉमनली डेवलपमेंटल डिफेक्ट होते हैं, लेकिन ये रप्चर ऑफ द आर्टीरियल एनोरिज्म का मतलब जब रप्चर हो जाए ना एडजेसेंट वेन्स के अंदर तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या पेनिट्रेटिंग इंजरीज़ की वजह से जो कि आर्टरीज़ को और वेन्स को पियर्स कर दें, या फिर ये इन्फ्लामेटरी नेक्रोसिस जब हो जाए किसी साथ वाली वेसल की तो उसकी वजह से भी ये बन जाते हैं फिस्टुलास। अब आर्टीरियोवेनस जो फिस्टुलास है ना ये आल्सो क्रिएट हो सकते हैं सर्जिकली ताकि वास्कुलर एक्सेस हमें मिले हीमोडायलिसिस के लिए। ठीक है, एक्सटेंसिव आर्टीरियोवेनस जो फिस्टुलास हैं ये हाई आउटपुट
कार्डियक फेलियर करवा सकते हैं बाय द शंटिंग ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टीरियल टू द वीनस सर्कुलेशन। तो उसकी वजह से ये हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर करवा सकता है। उसके बाद अगला है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, अब ये जो है फोकल इर्रेगुलर थिकनिंग हो जाती है मीडियम और लार्ज साइज़ की जो मस्कुलर आर्टरीज हैं उनकी वाल में। अब ये जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ द मीडियल एंड इंटिमल हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है। जब इंटिमा और जो मीडिया होता है ना उनका जब हाइपरप्लेजिया हो जाए तो उसकी वजह से ही होगा। तो ये मैनिफेस्ट किसी भी एज में कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यंग वुमेन में होता है। फोकल वॉल थिकनिंग जो है उसके नतीजे में ल्यूमिनल स्टेनोसिस हो जाएगी, या फिर ये वेसल स्पाज्म के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, जो कि रिड्यूस कर देगा वास्कुलर फ्लो को इन द रीनल आर्टरीज। ये जो है ना रीनो वास्कुलर हाइपरटेंशन भी करवा सकता है। अब बिटवीन द फोकल सेगमेंट्स ऑफ द थिकन्ड वॉल आर्टरी जो है वो ऑफन एग्जिबिट करती है मीडियल एटेन्यूएशन, वास्कुलर आउट पाउचिंग्स भी डेवलप कर सकती हैं इन पोर्शंस ऑफ द वॉल्स में, और समटाइम वो रप्चर भी कर सकता है। अब चलते नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। सिस्टमिक और लोकल ब्लड प्रेशर जो है उसको मस्ट मेंटेन करना होता है नैरो रेंज के अंदर, ताकि हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन जो है ये रिजल्ट करता है इन द इनएडिक्वेट ऑर्गन की परफ्यूजन कम हो जाएगी, ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा और कभी कभार टिश्यू डेथ हो जाएगी। कन्वर्सली अब हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन जो है वो वेसल और एंड ऑर्गन डैमेज करवाता है, और ये वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर द एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, यानी इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, आगे हम देखेंगे। ब्लड प्रेशर जो है ये फंक्शन होता है कार्डियक आउटपुट का और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस का। ठीक है, दोनों जो है ना ये इन्फ्लुएंस होती हैं, ये हमारा कार्डियक आउटपुट भी और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस दोनों इन्फ्लुएंस होती हैं मल्टीपल जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ। अब इसमें देखें 10.3 में, तो इसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर रेगुलेशन शोन है। इसमें देखें ब्लड प्रेशर जो है वो कार्डियक आउटपुट पे और पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इन पे फर्दर ह्यूमोरल कुछ फैक्टर्स, लोकल फैक्टर और न्यूरल फैक्टर एक्ट करें, जबकि कार्डियक आउटपुट पे हमारे पास कार्डियक फैक्टर और ब्लड वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि जो है कार्डियक आउटपुट की यदि बात करें तो ये फंक्शन होता है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम का और हार्ट रेट का। ठीक है, हमें पता है। अब बहुत ही जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है हमारे स्ट्रोक वॉल्यूम का वो होता है फिलिंग प्रेशर, जो कि रेगुलेट होता है दोनों सोडियम की होमोस्टेसिस से और उसका इफेक्ट ब्लड के वॉल्यूम पे। हार्ट रेट हमारा